हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय फर्स्ट को हम शुरू करेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसको ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं क्लास 6 से आज से शुरू कर रहे हैं, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और इसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर को कैसे किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे का हम इसमें कुछ ज़रूरी बातें ही पढ़ेंगे और इस तरीके से जैसे ये इसको कोई काम में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आगे पता लगाते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कैसे पता लगाएं। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये। तो देखते हैं कि कैसे पता लगाएं। फर्स्ट टॉपिक है यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। टेलीविज़न भी देख सकते हो, कल क्या हुआ था टेलीविज़न भी देख सकते हो। फिर अखबार भी पढ़ सकते हो। ये पूछ रहा है कल के बारे में, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तुम ये सब सुन सकते हो। जैसे रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार भी पढ़ सकते हो कल के लिए। जैसे कल क्या हुआ था, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या याद हो। किसी पिछले साल क्या हुआ था, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो साई भाई के पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन एक और चीज़ है कि लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। यह हम कैसे जान सकते हैं कि बहुत पहले क्या हो सकता है। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि पहले क्या हुआ था। इसका पता लगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कल परसों या तरसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ टीवी देख सकते हैं, समाचार देख सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या होता है उसके लिए हम कुछ ज़रूरी बातें आगे करते हैं। जैसे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे। अब हम ये भी सोचते हैं कि पुराने टाइम में बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक बोलते हैं शिकारियों से, जो शिकार करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि पहले के बारे में, पहले के टाइम में। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय कौन कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक आता है हमारा कि लोग कहाँ रहते थे। अब लोग कहाँ रहते थे। अब तो ये हमें 2 टॉपिक पढ़ लिए कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, पहले क्या होता था। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हमारा कि लोग कहाँ रहते थे। तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है मेन इम्पोर्टेंट। तो आइए पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी इसी वजह से दिया हुआ है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले, ये इम्पोर्टेंट, कई लाख वर्ष पहले यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से यानी शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी आसपास के जंगलों में जो रहते थे कुशल संग्राहक थे, अपने वो सभी जंगलों से परिचित थे, आसपास के जंगलों से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे। यानी इसमें पूछा है कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब जो भोजन को संग्रह करते थे खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, तो उन्हें कुशल संग्राहक बोलते थे। और जंगलों से परिचित होंगे तभी तो वो भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए वे जानवरों का आखेट यानी शिकार, आखेट बोलते हैं शिकार, और शिकार भी करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पिछला नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ।
तो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उत्तर पश्चिम। और पहले मैं समझा दूं एक बार में कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। नर्मदा नदी का पता लगाओ, जहाँ पर लोग कई लाख वर्ष पहले रहते थे, जहाँ कुशल संग्राहक थे और जंगलों से परिचित लोग थे। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है, मैं इसके बारे में मैप में आगे बता दूं। तो हमारा नर्मदा नदी ये है, ये नर्मदा नदी है, ये है हमारी नर्मदा नदी, यानी विंध्य पहाड़ियों के बीच में ये इस हिस्से में नर्मदा नदी हमारी ये है, ये नर्मदा नदी है। तो हमारी नर्मदा नदी किधर है? ये हमारी नर्मदा नदी है, ये जा रही है, ये नर्मदा नदी है। और इसी की साइड से हो गई ये ताप्ती नदी है, ये रही, ये नर्मदा नदी है। जहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में हम पता लगाते हैं कि नर्मदा नदी में क्या था कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ा बोला है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। उत्तर पश्चिम किसे बोलते हैं? जैसे ये हमने एक मैप बनाया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम का ये हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ किधर है मैप में हम देखते हैं। तो इसी तरीके से मैप है हमारा यूं करके, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये रहा, यहाँ पर सुलेमान, किरथर पहाड़ियों का सुलेमान। तो हमारा किधर है? किरथर पहाड़ी ये रही और सुलेमान पहाड़ी ये रही, ये किरथर और सुलेमान। साफ साफ दिखा दूँ आपको, किरथर और सुलेमान ये पहाड़ियाँ हैं, और बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये किरथर पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। तो ये उत्तर सिंधु नदी के बगल से ही है, साइड से ही है, यहाँ किरथर और सुलेमान। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे क्या है। तो इसके बारे में क्या बोला है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, इसके बारे में हम जानते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के में ही लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये याद करने वाली चीज़ है ये टॉपिक कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों कहाँ क्या उपजाना प्रारंभ किया स्त्री पुरुषों ने? गेहूं और जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? तो भेड़, बकरी और गाय बैल। भेड़, बकरी और कौन कौन सी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया? कि गेहूं पहले और फिर जौ, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। तो आगे पढ़ते हैं। और इनको पालतू बनाना शुरू किया, भेड़ बकरियों को। ये लोग गांव में रहते थे। अब आगे पढ़ते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। उत्तर पूर्व कौन सा है हमारा? मैं बता दूं आपको, मैंने मैप तो बता ही दिया है। गारो और विंध्य पहाड़ी ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो गारो तो हमारा कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सा है? ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व। तो ये हमारा उत्तर पूर्व, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। तो गारो ये रहा और विंध्य ये रहा, विंध्य पहाड़ियाँ ये रही, विंध्य पहाड़ियाँ ये रही, विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या बोला है कि उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में तो गारो और मध्य भारत यानी बीच का, भारत के ये भारत है तो इसके बीच में। और उत्तर पूर्व में उत्तर और ये पूर्व, यहाँ बीच में उत्तर पूर्व में तो गारो पहाड़ियाँ।
तो इसके बारे में क्या बात करते हैं, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ, उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ियों में, विंध्य पहाड़ी में, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं बता दूं कि उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो मैं मैप से समझा देता हूँ। ये है मध्य भारत हमारा, विंध्य पहाड़ियाँ। मध्य भारत में नर्मदा नदी भी आती है, सोन नदी है। और और उत्तर पूर्व में ये हमारा उत्तर पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व यानी ये स्थान। तो गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो उत्तर पूर्व में सबसे पहले गारो पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ चावल उपजाया गया वहाँ विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब क्या है आगे कि सिंधु, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, तो इसके पहले हम मैप में देख लेते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। तो हमारे मैप में ये रहा हमारा मैप, ये हमारा भारत का मैप है। तो इसकी सिंधु सहायक नदियां, तो यहाँ पर है सिंधु नदी, ये रही, ये से मिलकर, यहाँ से मिलकर ये सिंधु नदी हमारी जाती है। तो सिंधु नदी के बारे में क्या होता है, और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं जिसके सिंधु की सहायक नदियां हैं। चिनाब, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये याद करने लायक है, याद कर लेना इनको। सबसे पहले कौन सी है, झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी, फिर सतलज नदी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। किस तरीके से, जे सी आर और जे सी आर वी एस, व्यास सतलज, जे सी आर वी एस, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जे सी आर वी एस, जे सी आर वी एस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं जे सी आर वी एस। तो ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नीचे क्या दिया है इसके बारे में। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो कई नदियां आके, जैसे ये नदियां हैं, तो ये नदियां सब मिला मिलू के इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती हैं और इससे एक नदी निकलती है। ये इस नदी की ये सारी सहायक नदियां ये हो गई, इस नदी की ये सारी सहायक नदियां ये हो गई। इस तरीके से ये सहायक नदियां इनको कहते हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, 4700 साल पहले, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो हमारे एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर लिखा है सिंधु नदी 4700 वर्ष पूर्व, और कई लाख वर्ष पूर्व, पूर्व कहाँ लिखा था, कई लाख वर्ष पूर्व किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, कई लाख वर्ष पूर्व वहां पर भी बसा आरंभिक नगर बसे थे। ठीक है। और ये जो गेहूं और जो उपजाया गया था वो कहाँ पर उपजाया गया था, वहीं पर किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर। तो कृषि कहाँ सबसे पहले आरंभ हुई थी, गारो और विंध्य हिमालय, विंध्य पर्वतों पर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहाँ पर, सिंधु की सहायक नदियों के किनारे, गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे। अब गंगा किधर है हम पहले पता लगा लेते हैं। तो गंगा का स्थान कहाँ है हमारा, आप सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये तो सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ ये हो गई। अब ये हिस्सा जो आया है यहाँ से हिमालय, हिमालय का हिस्सा हमारा ये पूरा है। तो ये गंगा नदी है, ये रही गंगा नदी, इसकी सहायक नदी सोन नदी। ठीक है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे। क्या लिखा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे
समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो सीधे सीधे याद कर लेना, 2500 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? गंगा नदी। और 4700 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? 4700 वर्ष पूर्व आरंभ नगर कहाँ बसे? सिंधु नदी। तो सीधे सीधे याद कर लेना, 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इलाकों या समुद्र तटवर्ती इलाकों में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे पता करते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। तो इससे भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में स्पेशल बताया गया है इसमें कि गंगा के दक्षिण में, मैंने अभी मैप में दिखा दिया था कि सोन नदी इसकी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, यानी ये गंगा निकल रही है तो यहाँ पर गंगा के दक्षिण में। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में क्या है? बिहार। बिहार जो अब आज के समय में जो बिहार है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से फेमस था, मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो याद करने वाली बात क्या है इसमें कि आज का जो बिहार है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से फेमस था और गंगा के दक्षिण में स्थित था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र यही थे। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना की गई थी। आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो आज भी हम देखते हैं कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा लोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, हिमालय जो हमने अभी दिखाया था गंगा के उत्तर में, ये गंगा बह रही है तो इसके उत्तर में ये हिमालय पर्वत है। तो जैसे हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब फिर भी यात्रा करते थे। तो कभी लोग काम की तरह, अब ये यात्रा क्यों करते थे? कुछ तो कारण होगा, जैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ कारण की वजह से ही जाते हैं, कुछ रीजन होता है। तो ये रीजन देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे। तो क्यों करते थे कि कभी लोग काम की तलाश में, और कभी, ये हमारा पहला पॉइंट है, कभी लोग काम की तलाश में जाते थे और कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये दूसरा कारण हो गया हमारा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और कभी लोग काम की तलाश में, ये दो कारण हो गए हमारे। और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, ये तीसरा कारण हो गया हमारा। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो ये कई कारण हैं हमारे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, क्यों जाते थे ये सभी मैं बता रहा हूं यहाँ पर। तो मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो जहाजों में अपने साथ, काफिले में। और कभी धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए, धार्मिक गुरु जो होते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कई कारण हैं जो कुछ भी किसी भी वजह से जाया करते थे। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो हम भी कभी कभी जाते हैं तो कहीं अनजान जगह पर पहली बार जाते हैं तो लोगों को एक विचार मिलते हैं और हाय हेलो भी होती है, तो जानने का कारण हमको मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहले तो इस वजह से यात्रा करते थे, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो
पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कौन कौन सी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कौन करता है? पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की सीमा का, यानी हमारे भारत, ये हो गया ना भारत, इस तरीके से। तो इन ये सीमा तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, और यानी उपमहाद्वीप माने अन्य, मतलब विदेश से, अन्य देशों से। तो हमारा भारत तो एक उपमहाद्वीप हो गया, अन्य देशों से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध, यानी आने से क्या है कि यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग इस आवागमन ने, यानी आने जाने के मतलब आए और गए। इससे हमारे क्या है, हमारी संस्कृति परंपराओं का समृद्ध समृद्ध किया। यानी क्या है, आने जाने से कई जानकारियां हासिल हुई। कई सौ कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। भोजन मतलब भोजन बनाने के तरीके भी बना सीखते रहे, एक दूसरे के विचारों को भी सीखते रहे, संगीत भी सीखते रहे, और कई वर्षों से लोग पत्थर को भी तराशते रहे। अब आगे देखते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान देना जिससे कि आगे का प्लीज जो भी इस हमारे इस चैनल को देख रहा है, या जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी उसको देख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिस और कमेंट्स में भी कुछ रिप्लाई कर देना, रिप्लाई करना, जिससे कि मैं आगे का चैप्टर पढ़ा सकूंगा आसानी से। तो आगे देखते हैं। तो आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, देश के नाम। तो इस देश के नाम में क्या है, आगे देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, हम अपने भारत देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया इस्तेमाल करते हैं या भारत से इस्तेमाल करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये सभी को पता है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु संस्कृत में सिंधु कहा जा सकता है, और इंडिया शब्द इंडस से निकला है। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यानी अपने एटलस, हम जो एटलस देखेंगे, एक एटलस की मैप आता है, उसमें हम देखेंगे, आप देख लेना, ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो उसमें के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप देख लेना उसमें क्या है, तो इसके बारे में दिया होगा सब कुछ। तो आगे देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली, उत्तर पश्चिम मतलब ये हमारा इंडिया हो गया, ये इसी तरीके से ही है हमारा इंडिया। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिया है यहाँ पर। तो उत्तर पश्चिम कौन सा है, ये हमारा हिस्सा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तर पश्चिम, ज़्यादातर लोग हमारे जो विदेश से जो लोग आते हैं वो उत्तर पश्चिम से ही, हमारे जो पुराने टाइम में उत्तर पश्चिम से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारा अरब सागर। दोबारा बता देता हूँ, तो ये हमारा इंडिया टाइप में हो गया। तो यहाँ पर हमारा अरब सागर, ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ है हमारा चीन और तिब्बत, और ये सब ऊपर भरा हुआ है, मतलब यहाँ से भी कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। ये हमारा ये स्थान खाली रह जाता है। तो ये लोग उत्तर पश्चिम साइड से ही लोग आए और गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस। तो हमारे उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आया, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को हिंदोस और अथवा, अथवा मतलब अथवा इंदोस, हिंदोस या अथवा का मतलब या होता है हिंदोस और या इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो दोबारा से मैं बताऊं एक बार कि जो मैं अभी मैंने बताया था कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, जो अभी मैंने बताया था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों,
उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में यानी ये नदी हमारी अभी मैंने जो बताया था, ये रावी, चेनाब, झेलम, ये है जो, और ये इनसे मिलकर कौन सी नदी बनी है? सिंधु नदी। तो पूर्व कौन सा हो गया हमारा? ये पूर्व हो गया, इस नदी का पूर्व ये हो गया। तो मतलब हमारा इंडिया यही तो है इस तरीके से, ये पूर्व का हिस्सा है। तो क्या है आगे कि इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो हिंदोस, इंदोस और इंडिया किन लोगों ने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने कहा। तो आप समझ गए होंगे भली भांति। तो देखते हैं आगे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। तो इसको गौर करने वाली बात है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, यानी कोई समूह, ग्रुप, उन ग्रुप के लिए जो भी उत्तर पश्चिम से जो लोग, कुछ लोग आए थे, तो समूह के लिए हम भरत नाम का इस्तेमाल करते थे, तो किया जाता था। तो इस समूह का उल्लेख किस में दिया गया है? संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है कृति कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद कितने साल पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी इसमें लिखा गया है। अब तो टाइम हो गया। तो कृति ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, 3500 वर्ष पुरानी, संस्कृत की आरंभिक, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि अतीत के बारे में जाने, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, तो इसका पता लगाएंगे हम। अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत यानी बहुत साल पहले, वो अभी हमने शुरू में पढ़ा था। तो बहुत टाइम पहले हम क्या, अभी कल के लिए हम अखबार पढ़ सकते हैं, टेलीविजन भी देख सकते हैं, और कई 1 साल पहले, 2 साल के लिए हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, नेट का यूज कर सकते हैं आज के टाइम में। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम किस तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें देखते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है? अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना, यानी बहुत पुराने टाइम में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढना और पढ़ना। इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो ये मेन बात है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? कि ये हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो चीज हम हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं, पुराने टाइम में बोलते थे, तो पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि यानी इन पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मैन्युस्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द। ये मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिया गया है शब्द? लैटिन शब्द कौन सा है? मेन्यू, और जिसका मेन्यू लैटिन शब्द है एक। मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेन्यू शब्द है ये अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि को। तो मेन्यू ये लैटिन शब्द है एक, मेन्यू, और जिसका अर्थ क्या होता है? मेन्यू का क्या अर्थ होता है? हाथ से निकलना, हाथ है, जिसका अर्थ हाथ होता है या से निकला है। तो मेन्यू का मतलब हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र का एक वृक्ष होता है, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्र, अथवा या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, भूर्ज नाम का एक पेड़ होता है, जिसके पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो इस तरीके से ये पांडुलिपि तैयार की जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। मैं इसका एक वो दिखा दूं इमेज। ये पांडुलिपि है, ये ताड़पत्र है। ये किसकी बनी है? देख साइड में लिखा हुआ है ताड़पत्र, ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि, ये ताड़पत्र से बनी हुई है ये। तो लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है ये सब। तो क्या लिखा है आगे? तो आगे क्या लिखा है? पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, किताब जैसे हमारी आज की किताब बनती है, एक दो पन्ने लगाकर मोटी किताब बन जाती है, कॉपी बन जाती है, और इसी तरीके से ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांट दिया जाता है। और भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को ये तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाया गया है। तो इस तरीके से पहले पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। तो पहले कागज तो थे नहीं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। तो कई काफी टाइम हो गया, तो कई कीड़ों ने खा लिया होगा या नष्ट कर दी गई होंगी, तो कुछ पांडुलिपियां बची हैं आज भी। तो प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों, कहाँ कहाँ मिलती है, मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है, मंदिरों में मिलती हैं, विहारों में मिलती हैं। इन पुस्तकों में क्या क्या मिलता है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। तो क्या क्या की जानकारी मिलती है, तो धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है, राजाओं के जीवन की जानकारी मिलती है, औषधियों की जानकारी, विज्ञान की जानकारी, विशेष प्रकार की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। ये जो मिलती हैं पांडुलिपियां, ये संस्कृत में लिखी गई हैं, और अन्य महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, संस्कृत में लिखे गए मिलते हैं ये चीजें, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, जैसे हम लोग तुम लोग करते हैं ना, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख किसे बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, जैसे ये पत्थर हो गया हमारा, इस पर कुछ लिखते हैं, तो है छेनी हथौड़े की मार से उनको गड्ढे कर करके लिखते हैं। जैसे यहाँ ठोक ठोक के उनको उन पर कुछ हम लिखते हैं, तो इसको हम अभिलेख बोलते हैं। किसी भी कठोर चीज पर हम जो चीज लिखते हैं गाड़ गाड़ के या पत्थर छेनी हथौड़े से, तो ठोक ठोक के, तो उसे हम अभिलेख बोलते हैं, चाहे वो धातु की हो या पत्थर की हो। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। पुरानी बातों को याद करने के लिए अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खुदवाई या लिखवाई जाती थी मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण यानी लिखवाते थे। उत्कीर्ण मतलब खुदवाते थे या लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अब एक तो अभिलेख ही हो गया, अन्य प्रकार के अभिलेख कैसे हो गया, जैसे एक इमेज, ये दुई अभिलेख, ये एक इमेज है, ये पत्थर का कोई पत्थर है, तो इस पर लिखी हुई है कुछ भी चीज, ये देखो दिख रही होगी आपको। तो इस तरीके से ये अभिलेख है। आज भी तुम किसी भी किले में, रेड फोर्ट में, कहीं भी चले जाओ, तो पत्थर की धातु पर लिखी हुई मिलती है, तो उसे अभिलेख बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, तो लेखा जोखा रखते थे। तो आज के टाइम में जैसे कुछ बड़ा आदमी सेलिब्रिटी होता है, तो उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, तो इसी वजह से बड़े बड़े लोग पहले ये सब लिखवाते थे। जैसे उदाहरण के लिए लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा कौन कौन रखते थे, बड़े उदाहरण राजा तथा रानी और अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों में विवरण उत्कीर्ण करवाए। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये जो अभिलेख है वो ये 2500 साल पुराना है। तो अफगानिस्तान के कांधार यानी हमारे भारत से बगल में सटे हुए पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान से के कांधार से यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक, काफी टाइम हो गया, 2500 साल पहले। तो इसके बारे में हम अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है इसमें एक चीज कि
हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से, किसी भी चीज का हम यूं करेंगे या लिखते हैं तो अक्षरों या संकेतों से लिखा होता है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो किसी को देख के ही तो हम बोलेंगे या पढ़ेंगे। सामने कुछ चीज जैसे लिखी हुई है तो उसे पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो हम कोई किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं या पढ़ते हैं। यह इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमेइक नामक दो विभिन्न लिपियों के भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो किया गया इस्तेमाल वो यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो ये मेन है कि पुरातत्वविद क्या है, क्या करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, यानी पुरातत्वविद क्या करते हैं, पत्थर या ईंट ले लेंगे और उसका सर्च करते हैं। अब उसके अवशेषों से, चित्रों तथा मूर्तियों का उनका अध्ययन करते हैं बहुत ही गहराई से। और वे औजारों, हथियारों और बर्तन आभूषणों जैसे ये है, ये मटकी है, ये सिक्के हैं कोई पुराने टाइम के। तो आगे बढ़ते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो क्या है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। कुछ पत्थर की बनी हो सकती है, कुछ पक्की मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर, तो जाहिर सी बात है ऐसे तत्व कठोर ही होंगे, कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। तो इनका अध्ययन करते हैं। ये क्या चीज है, ये एक घड़ा है और ये दो सिक्के हैं पुराने टाइम के। तो क्या इसके बारे में क्या लिखा है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये चांदी के सिक्के हैं। 2500 वर्ष पूर्व सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आगे बढ़ते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। यानी अब दूसरी चीज ये आ गई। पहले क्या है कि पत्थर, धातु, उनका सर्च भी करते हैं। और अब क्या है, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो मतलब खाने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, सर्च करते हैं कि लोग क्या खाते थे। तो जानवरों, चिड़ियों और मछली की हड्डियां भी ढूंढते हैं। वनस्पतियों का अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। क्या क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो इसके बारे में आगे जानकारी करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इसमें वो है कि अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसके बारे में हमें और जानकारी और उसके बारे में हमें और इंटरेस्ट आने लगता है। तो इसमें लिखा है, वही लिखा है कि स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी उसकी गहराई में जाते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर
अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। एक तो इतिहासकार हो गया और एक पुरातत्वविद, ये सर्चिंग करते हैं किसी भी चीज को लेके, उसके बारे में गहराई से जानते हैं। और इतिहासकार क्या करते हैं, पुरानी चीजों को सिर्फ देख लेते हैं, और पुरातत्वविद उस देखी हुई चीज को सर्च करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं तिथियों का मतलब। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना और वर्ष, जैसे कि 2000, इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। जैसे हमसे कोई डेट पूछता है तो हम यही डेट बताते हैं, मंथ बताते हैं और ईयर बताते हैं। लेकिन वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो भी हम सत्र देखते हैं वो ईसा मसीह, ईसा बोलते हैं ना, तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो क्या है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। तो मतलब आप क्या चल रहा है 2021, तो 2000 ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म हो चुका है उसके बाद के सत्र 2021 तक 2021 साल हो गए हैं। तो ईसा मसीह से पहले के जन्म को, पहले से क्या बोलते थे, पहले के टाइम को ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या बोलते हैं, ईसा, ईसवी। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोला है कि 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले।